तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में। ये हम लोग का शायद थर्ड लेक्चर है। तो सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। इससे पहले कहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सी बात की थी और थोड़ी सी बात की थी हमने आयनिक वाले में, है ना, जहाँ पे ट्रिपल एस पढ़ा था। तो सॉलिबिलिटी का अगर जो हम लोग डिफाइन लिखें तो सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड। ठीक है, क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट बोल लीजिए दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, प्रेशर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सॉलिड और गैस हम लोग सभी का देखने वाले हैं ना। सॉलिबिलिटी किस में? लिक्विड में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, पर हम लोग मोस्टली किस में देखने वाले हैं? सिर्फ यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन देखने वाले हैं, लिक्विड का सॉल्यूशन सिर्फ। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसे टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म पे कैसे वेरी करता है क्या सॉलिबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सॉलिबिलिटी किसका? सॉलिड का इन लिक्विड। ओके, तो सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड का इन लिक्विड, है ना, किस में देखने वाले हैं? लिक्विड में। तो ये डिपेंड करेगा सबसे पहले क्या? उनके नेचर पे। जैसे आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, वो फिजिक्स वाला चार्ज वाला रूल नहीं चलता यहाँ पे अपोजिट है ना। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी उनका नेचर। नेचर कहने का मतलब क्या है? उनकी पोलैरिटी। ठीक है, जैसे अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो वो किस में डिजॉल्व होगा? पोलर में डिजॉल्व होगा। और कोई क्या है, कोई नॉन पोलर है तो किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर में। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें, सपोज शुगर है ना, या ग्लूकोज है और सॉल्ट है, सॉल्ट में सपोज NaCl ले लें। ठीक है, तो ये सभी किस में डिजॉल्व हो जाते हैं? वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। वहीं अगर जो हम लोग बात करें किसकी? नेपथलीन या फिर एंथ्रासीन या ऑयल जो हमारे घर में आता है ना, वो सब वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, और लेकिन ये क्या होते हैं, किस में डिजॉल्व हो पाते हैं? जो इनके जैसा सॉल्वेंट होगा, जैसे कि बताइए, बेंजीन में डिजॉल्व हो सकते हैं ये, या फिर ये कार्बन डाई सल्फाइड में डिजॉल्व हो सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में, इसमें भी डिजॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो इस कहने का ये मतलब है कि ये सारे जो हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब कि जो पोलर सब्सटेंस हैं या जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व होंगे। क्लियर है? या अगर हम इसको समझें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, पोलर का क्या मतलब है यहाँ पे? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे अगर जो पोलर हुआ तो पोलर कहने का मतलब क्या हुआ? पोलर सपोज हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ठीक है, सॉल्वेंट सपोज हमारा एक पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसमें अगर जो दूसरा हम सॉल्वेंट डालें, सॉल्यूट डालें, जो भी क्या है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा? इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव वाला तो निगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है या जो सॉलिबिलिटी है उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर जो बात करें हम लोग नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर में क्या होगा? यहाँ पे पोलर, नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है? वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो इनके बीच वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? नॉन पोलर। तो जिनके कारण इनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दोनों के अपने अपने रीजन से। अब देखिए, अगर जो नॉन पोलर में हमने क्या डाल दिया? पोलर को, तो इससे क्या होगा? अब इन दोनों के बीच कोई भी टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, और अगर जो अट्रैक्टिव फोर्स वेंडर वाल फोर्स होगा पर फिर क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना, तो क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है। जब भी हम सॉल्यूट को किस में ऐड करेंगे? सॉल्वेंट में, तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन। इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे हम लोग देखें तो, जो सॉल्यूट के बीच इंटरेक्टिव फोर्स है IMF, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में, और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो ब्रेक होता है आपस में, और ब्रेक होने के बाद दोनों के बीच क्या बनता है? एक नया इंटरेक्टिव फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और फिर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन।
तो इसीलिए सेम नेचर का होना ज़रूरी है। अगर जो पोलर हुए तो दोनों के बीच आसानी से बॉन्ड बन जाएगा ब्रेक होने के बाद, और नॉन पोलर हुए तो आसानी से बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए इनका सॉल्वेशन क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्लियर है ये? और ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक सिर्फ सॉलिड के लिए नहीं, सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अगर जो कोई भी सॉलिड क्या होता है, डिजॉल्व होता है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजोल्यूशन। ओके, ठीक है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व होते जाएंगे सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन, यानी ब्रेक होना। ठीक है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर टूटना या डिजॉल्व होना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। या दूसरा क्या हो सकता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उनके साथ टकराएंगे और वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे, है ना, सॉलिड के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो सॉलिड पार्टिकल्स जब क्या होंगे, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल से सॉल्यूशन वाले जब टकराएंगे आपस में, तो क्या बन जाते हैं, ये सॉलिड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सॉल्यूशन के अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में बाहर आएंगे उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? यानी एक्चुअली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर जो लिखें सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्स होना, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर से वापस से क्या बनना, सॉल्यूट का सॉलिड फॉर्म में आना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, या इसको प्रिसिपिटेशन भी किसी किसी केस में बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब दोनों क्या क्या हो जाएगा, सेम, यानी ये क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। और ऑब्वियस है ये कहाँ पे होगा, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, ये आपने पढ़ाया होगा इक्विलिब्रियम पे, और फिक्स्ड प्रेशर पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें और कोई फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अब जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उस फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, फिक्स। क्लियर होगा ये, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। अब ये दोनों के लिए ट्रू है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर क्या हो, लिक्विड हो या गैस, पर हम लोग यहाँ पे मेनली सॉलिड और गैस की बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम लोग गैस के टाइम पे ये नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर और प्रेशर जरूरी है फिक्स टेम्परेचर पे। ओके, तो आप अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जो किसी फिक्स टेम्परेचर पे अब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, वही क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ओके, तो क्लियर होगा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी भी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है। जैसे सिंपल सा आप इसको घर में भी परफॉर्म कर सकते हो, एक क्या लो आप, ग्लास में 2 ग्लास में पानी लो, और क्या करो, एक गिलास में शुगर ऐड करते जाओ ताकि आप बाद में उसको पी भी सको। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें और ज़्यादा शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा बिना टेम्परेचर रेज किए। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिबिलिटी। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, सॉलिड जितना डिजॉल्व हो रहा होगा उतना ही सॉलिड क्या हो रहा होगा, प्रिसिपिटेट बोल सकते हो या क्रिस्टलाइज हो रहा होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ट्रिपल एस वाले के टाइम पे। ओके, तो उस लेक्चर को भी एक बार प्रीफर करना आप लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका तो आप डेफिनेशन खुद से बता सकते हो क्या होने वाला है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग डिजॉल्व कर पाएँ किसी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे। ओके, तो जिसमें और ज़्यादा करेंगे वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। एक आता है वर्ड सुपर सैचुरेटेड, तो बस मैं उसको बोल रहा हूँ। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, देखो सैचुरेटेड क्या था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, जहाँ पे मोर क्रिस्टलाइजेशन या रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या, डिजोल्यूशन, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड
फॉर्म में बन रहे होंगे एज कम्पेयर टू जो डिजॉल्व होंगे। या सिंपली ऐसा हो सकता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा के ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिजॉल्व कर दिए और फिर क्या हुआ टेम्परेचर डाउन, तो उस समय क्रिस्टलाइजेशन होगा। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड का हमने देख लिया। पहला जो पॉइंट था क्या, नेचर पे, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो अगर जो दूसरे पॉइंट की बात करें, जो टेम्परेचर और प्रेशर बार बार हम लोग बोल रहे हैं, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, तो ये सिंपल है। क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, और ये कोई इक्विलिब्रियम है, सपोज रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू क्या हो रहा है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी हमने देखा जस्ट। तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब दोनों इक्वल हो रहे हैं, इस टाइम पे अगर जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हमने पढ़ा है कौन से चैप्टर में, थर्मो नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है क्या, ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। वैसे तो इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही है, प्रोनाउंसिएशन, पर हम लोग ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं, वैसे है ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, तो ये क्या बोलता है, टेम्परेचर से डिपेंडेंट अगर जो है, तो अगर जो डिजोल्यूशन प्रोसेस या क्या है, जो हम लोग सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, क्या हुआ, एक्जोथर्मिक हो सकता है या तो इंडोथर्मिक हो सकता है ना। डिजोल्यूशन प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है, या तो इंडोथर्मिक या तो एक्जोथर्मिक। तो अगर प्रोसेस कैसा हुआ, एक्जोथर्मिक, कैसा प्रोसेस हुआ, तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस में हमने पढ़ा है क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ली चैटरलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा, यानी कि डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म ज़्यादा बनेगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो इस केस में क्या होगा, डिजोल्यूशन कम होगा। एक्जोथर्मिक का क्या मतलब है, डेल्टा एच लेस देन जीरो, मतलब हमें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें ना। और वहीं अगर जो प्रोसेस कैसा हुआ, इंडोथर्मिक, अगर जो प्रोसेस इंडोथर्मिक हुआ और हम लोगों ने टेम्परेचर रेज किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर जो जस्ट अपोजिट हुआ, तो डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि आर डिजोल्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा और आर क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, बताइए, कम होगा। यानी यहाँ पे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं सीधा सीधा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। किस केस में, जब प्रोसेस कैसा हो, इंडोथर्मिक। वहीं अगर जो हम लोग बात करें एक्जोथर्मिक प्रोसेस में, तो सॉलिबिलिटी घट जाएगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से। आई थिंक क्लियर होगा ये। ली चैटरलियस प्रिंसिपल यही बोलता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर जो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है ये सभी को। तो ये अगर जो थ्योरी में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखना। ओके, और मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो डिजॉल्व होते हैं किसमें, लिक्विड्स में, वो कैसे होते हैं, इंडोथर्मिक, सभी नहीं, ठीक है, कुछ एक्जोथर्मिक भी हो सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द सॉलिड का आप देखोगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका डिजोल्यूशन बढ़ जाता है। ओके, प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, तो चेंज ऑफ प्रेशर करने से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या है, सेम है। कौन कौन से कंडीशंस, जैसे नेचर वाला कंडीशन और टेम्परेचर वाला कंडीशन, दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं। तो उन दोनों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, वही जो सेम पीछे लिखा हुआ है वही सेम है दोनों के लिए। यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक दोनों के लिए है। और टेम्परेचर वाला क्या था कि अगर जो एक्जोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सॉलिबिलिटी घट रही थी, और यहाँ पे भी क्या होगा, घटेगा। और अगर जो रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन या फिर डिजोल्यूशन है ना, कैसा है, इंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बताइए। हाँ सही है, क्या होगा, बढ़ेगी सॉलिबिलिटी। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटेगी और बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक पे। लेकिन गैसेस का प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग समझते हैं, इसको इफेक्ट ऑफ प्रेशर को यहाँ पे कैसे ही इफेक्ट करता है, इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। सपोज
कोई एक कंटेनर है और ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है इसमें लगा हुआ, ठीक है। ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर सपोज क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, पूरे में लिक्विड है। और ये जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे क्या है, गैसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं, इस तरीके से कुछ हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो लिक्विड में जा चुके होंगे तो वो तो क्या होंगे, डिजॉल्व फॉर्म में। तो मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ अभी स्मॉल अमाउंट में क्या है, कुछ पार्टिकल गैसेस के इसमें डिजॉल्व है, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले केस में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ पे सपोज क्या कर रहे हैं, कोई वेट रख देते। तो सपोज हमने इसके ऊपर ऐसा वेट रखना चालू किया, तो क्या होगा, इस वेट के कारण ये जो मूवेबल पिस्टन है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा। ओके, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग फेज में क्या था, जब हम प्रेशर नहीं लगाए थे ना, हम बात कहाँ पे करें, ध्यान रखिएगा, फिक्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉलिबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर फिक्स है और प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो सपोज फिक्स टेम्परेचर था तो उस समय क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यहाँ पे गैसेस के लिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पे तो डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन था, पर यहाँ पे क्या होगा, गैसेस क्या लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। और लिक्विड्स का गैसेस में जाने को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। हाँ, इवोपरेशन जिसको भी बोलते हैं, या वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, या इवोपरेशन भी बोल सकते हो, वेपर फॉर्म में बदलना। तो फिक्स टेम्परेचर जब होगा, हम प्रेशर को एक नॉर्मल जो भी है रखें, तो उस समय क्या होगा, ये आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी जितना गैस क्या हो रहा होगा, लिक्विड में बदल रहा होगा, उतना ही लिक्विड क्या हो रहा होगा, गैस में बदल रहा होगा, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन बनना है ना, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, इस वाले कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया था या जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, कम हो गया, दिख रहा होगा आपको फिगर में। वॉल्यूम कम होने से क्या हुआ, अब मोर गैसियस पार्टिकल क्या होंगे, इस लिक्विड के सरफेस में आके टकराएंगे, है ना। ये क्या होंगे, इस वाले लिक्विड सरफेस में अब ज़्यादा टकराएंगे, मतलब इस वाले केस में अब ज़्यादा टकराने लगेंगे। अब ज़्यादा टकराएंगे तो क्या होगा, जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। या जो गैसेस हैं वो लिक्विड में क्या होंगे, आसानी से कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। और रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, जिस पे क्या होगा, एक टेम्परेचर, सपोज यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम है दोनों के लिए, T1 ही, पर यहाँ पे प्रेशर P2 के लिए एक न्यू इक्विलिब्रियम सेट होगा। और वहाँ पे जो सॉलिबिलिटी होगी वो गैसेस की क्या हो गई होगी, बढ़ चुकी होगी, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो आपने जो अगर जो कोई गैस वो पढ़ चुका है, गैसियस स्टेट, तो उसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। ओके, क्लियर है। अगर जो और प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, और ज़्यादा गैस डिजॉल्व होंगे, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे। फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे क्या होगा, नो मोर गैस डिजॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है डिजोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम इनका घट रहा है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, वो गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड पार्टिकल से बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से टकराएंगे, और ज़्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे तो वो आसानी से क्या होंगे, कंडेंस होते जाएंगे। यानी कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा, और थोड़ी देर बाद जब क्या होंगे, कुछ गैसेस क्या हो जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे, तो ये कंडेंसेशन का रेट फिर अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, वेपराइजेशन, है ना, या फिर इवोपरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से एक नया इक्विलिब्रियम सेट होगा, और उस समय फिर से सॉलिबिलिटी अब यानी पहले के कंपेयर में, सपोज पहले डिजॉल्व गैसेस का मोल N1 था, और यहाँ पे P2 प्रेशर पे N2 है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन N1 हो जाएगी, है ना। यानी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू, वैसे तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग बात करते हैं, पर N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन N1। आई थिंक ये क्लियर होगा। प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है ये, एक बार ध्यान से दोबारा समझ लो कि जैसे जैसे हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को कम किया या प्रेशर को बढ़ाया, तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा तेज़ी से क्या होंगे, टकराएंगे लिक्विड से, और लिक्विड से टकराने पे क्या होंगे, ये गैसियस मॉलिक्यूल बदलते जाएंगे, गैस में लिक्विड में डिजॉल्व होते जाएंगे या लिक्विड फॉर्म में आते जाएंगे। क्लियर है। यानी एक नया इक्विलिब्रियम सेट होगा नए प्रेशर पे, ओके, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, यही बात हुई। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि किसी लिक्विड में जो डिजॉल्व गैस होंगे, किसी लिक्विड में क्या, जो डिजॉल्व गैस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे,
उसके पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, किसके होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके पार्शियल प्रेशर के। और इसी चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, हेनरी ने, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेनरी लॉ से पढ़ते हैं। ओके, तो अगर जो इसका एग्जांपल दें तो हम लोग एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं क्या, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आते हैं उनको हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, लिक्विड में बदल के हमारे सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, या फिर इसको नहीं तो ये समझ सकते हो जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं ना उनमें कार्बोनेटेड होते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पे कार्बोनिक एसिड उसमें मिलाया जाता है ना, जो कि गैस होता है H2CO3 को, या कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, हाई प्रेशर पे डिजोल्व किया जाता है लिक्विड में। ओके, तो हेनरी भाई साहब ने सबसे पहले इसका क्वांटिटिव अप्रोच दिया, यानी कि अमाउंट को बताया, है ना, कि कितना अमाउंट डिजोल्व होगा, तो उसी के नाम से हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, बस यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है वही है हेनरी लॉ, तो उसको बस मैं लिख दे रहा हूँ क्या। ओके, तो ये हेनरी लॉ है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो ये हम लोग बात करें सॉलिबिलिटी कब देखेंगे, पार्शियल प्रेशर जब ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका होगा, है ना, तो उसके बाद चेक करेंगे, तो उससे हम लोग बता पाएंगे कितना ज़्यादा डिजॉल्व है। प्रेशर को कैसे चेक करेंगे, लेकिन प्रेशर को चेक करते हैं मैनोमीटर से, ठीक है। तो अगर जो मैनोमीटर पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चाहिए वो। ओके, इसी सेम चीज़ को किसने बोला था, डाल्टन ने भी बोला था, है ना, इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वे में, क्या कि जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, ठीक है। तो अगर जो सॉलिबिलिटी को हम लोग क्या दिखाएं, मोल फ्रैक्शन से, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है अगर जो मोल फ्रैक्शन से दिखाएं तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बोल सकते हैं, ठीक है, लिख देता हूँ उसको मैं। ओके, तो अगर जो मोल फ्रैक्शन को हम लोग यूज करें किसी भी गैस का किसी सॉल्यूशन के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी को दिखाने के लिए, तो ऑब्वियस है क्या देखेंगे हम लोग, लिक्विड के अंदर कितना डिजॉल्व है उसी को देखेंगे ना, गैस। ओके, मतलब ठीक उसी के जैसा जैसा कंस मामा खेले थे, किसके किसके जगह पे, वो सॉरी खेले नहीं थे, कंस मामा रथ को हाँके थे, और शकुनी मामा ने क्या किया था, दुर्योधन के जगह पे पासा फेंका था, है ना, दूसरे के जगह पे। ओके, जैसा हम लोग भी बोलते हैं ना, लड़ाई होता है तो मेरे जगह पे ये लड़ेगा। ओके, वही सेम है यहाँ पे, या कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, कि जैसे मेरे में शेर जैसा बल है, शेर वो वाला शेर लाइन वाला, शेरो शायरी वाला नहीं। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, यानी कि हम अब हेनरी लॉ को सॉलिबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो डिफाइन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं हेनरी लॉ का, वो क्या बन जाएगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा वेपर फेज में, वेपर फेज मतलब गैसियस फेज, ठीक है, अभी के लिए वही है, जो प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और इसी को प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है, के एच से जिसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो बन गया हेनरी लॉ के लिए, ठीक है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ठीक है, क्या ये हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इसकी खास बात क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट की, कि ये होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर जो हम लोग देखें इसके लिए तो एनसीईआरटी को देखते हैं एक बार हम लोग, तो ये ग्राफ है देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl का और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अगर जो हम लोग देखें ये जो है ना, अगर जो देखें हमारा क्या है वैल्यू, P इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, यानी Y इक्वल टू क्या आया mx, तो ये जो स्लोप है वही क्या है हमारा के एच की वैल्यू होगी, ओके, किसी फिक्स मोल फ्रैक्शन पे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जैसा देख सकते हो आप कि हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच की वैल्यू ये क्या होगा, स्लोप। ओके,
तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर जो हम लोग निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड फेज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन केएच हो जाएगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच बनेगा, है ना। हेनरी कांस्टेंट का क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी केएच की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम, है ना। सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम, या केएच की वैल्यू क्या होगी, कम, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कुछ केएच की वैल्यूज दी हुई है एनसीईआरटी में उसको। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है हमारा क्या, अलग अलग गैसेस का केएच। जैसे हीलियम का 293 144 है, और अगेन अच्छा सेम सेम टेम्परेचर पे दिया हुआ है, ओके अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं दिया है। हाँ हीलियम और हाइड्रोजन के लिए दिया, नाइट्रोजन के लिए देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है, 293 और 303 पे। तो 293 पे कितना है 76, और 303 पे कितना है 88.84। इसका मतलब क्या हुआ, केएच की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ गई, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से केएच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, अब अगर जो केएच की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अभी तक हमने सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस विथ टेम्परेचर नहीं पढ़ा है, तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ रहा है, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, बताइए, डिक्रीज, है ना। या टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सॉलिबिलिटी है। तो यहाँ से अभी पता चल गया दूसरी चीज़। ओके, तो ध्यान रखिएगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या कि जो के एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी है ना। सॉलिबिलिटी बोल सकते हो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड या सॉल्यूशन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी कि जितना ज़्यादा केएच होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन क्या होगा, कम, या टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही सॉलिबिलिटी उसकी क्या होगी, कम। ओके क्लियर है। तो टेम्परेचर वाला भी इफेक्ट अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट है इसका, उसको देख के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसा भी यहाँ पे देख के केएच वैल्यू से पता चल रहा था, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम। तो सॉलिबिलिटी कम होने का रीज़न क्या है कि जो गैसेस डिजॉल्व होते हैं लिक्विड में, ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, गैसेस का जो डिजोल्यूशन है, ये जो प्रोसेस होता है वो एक्जोथर्मिक होता है मोस्टली। अगर जो इंडोथर्मिक होगा तो जो हमने पुराना पढ़ा था वही सेम चलेगा, लेकिन जो गैसेस का डिजोल्यूशन होता है वो एक्जोथर्मिक होता है मोस्टली, करने का मतलब लगभग सभी का। यानी कि एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बताइए, इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगेन ये भी क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, सेम जैसा पीछे हमने बात किया था। अब यहाँ पे बस क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, है ना, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिजोल्यूशन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, वेपराइजेशन बोल सकते हो, या इवेपोरेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा अगर जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन एक्चुअली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो ली चैटरलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस क्या हो, एक्जोथर्मिक हो, तो एक्जोथर्मिक होने से क्या होता है, रेट जो होता है बैकवर्ड का, है ना, वो बढ़ जाता है कहीं ज़्यादा, किससे, फॉरवर्ड जाने से। अच्छा इस बात को मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे समझाया है। टेम्परेचर बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्या हो, बैकवर्ड का रेट बढ़े, क्या हो सकता है, फॉरवर्ड का भी बढ़ सकता है। लेकिन जो बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा वो कहीं ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, बताओ, फॉरवर्ड के कंपेयर में, है ना। जैसे गैस बना रहा है सपोज सॉल्यूशन, या लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, तो ये जो बैकवर्ड होगा वो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसके कारण से, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा सभी को। तो आप लिख सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियस प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन घटता है किसी भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस का, या उससे पहले आप क्या लिखोगे,
कि डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा होता है गैसेस का, एक्जोथर्मिक है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और अकॉर्डिंग टू चैटलियर्स प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है, यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कंडेंसेशन से। ओके, क्लियर है ये, ध्यान रखिएगा। ओके है ना। किसी भी लिक्विड का गैस में बदलने को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन है ना, या इवोपरेशन। इसी को मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बताइए, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो लिक्विड से गैस में आने को वेपोराइजेशन बोलेंगे। ओके, क्लियर है सारे पॉइंट्स। रेट तो ये मैंने बस लिख दिया उसको। अच्छा, एक और तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर जो आपने ये पढ़ा है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स का इसका नॉलेज, अरे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, डेल्टा जी है ना। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा जी क्या हो, लेस देन जीरो हो। ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। तो डेल्टा जी अगर जो लेस देन जीरो है ना, ऑटोमेटिक खुद से जब हो रहा है रिएक्शन तो ओके, तो स्पॉन्टेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गैस को हम लोग सपोज डिजॉल्व कर रहे हैं और वो स्पॉन्टेनियसली डिजॉल्व हो रहा है, तो गैस के पास क्या होता है, जो डेल्टा एस जिसको इंट्रोपी बोलते हैं, गैस की इंट्रोपी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में, क्योंकि रैंडमनेस क्या है इसमें ज़्यादा है। तो अगर जो गैस लिक्विड में जा रहा है तो इसकी इंट्रोपी क्या हो रही है, कम। तो डेल्टा जी निगेटिव हो गया और डेल्टा एस भी क्या हो रहा है, कम। अगर जो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो रहा है तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे निगेटिव बनना है और डेल्टा एच है, डेल्टा एस क्या हो गया निगेटिव, तो ये क्या होगा यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर इस वाले टर्म को इक्वल टू निगेटिव होना है तो डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव ही होना पड़ेगा। अगर जो किसी गैस का डिजोल्यूशन हो रहा है तो डिजॉल्व हो रहा है, तो अगर जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो डेल्टा एच उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कर सकते हो या आप ऐसा कर सकते हो वो डिजॉल्व ही नहीं होगा, है ना। क्लियर है, ये याद रखना खास करके मैथ्स वाले। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा 3 पॉइंट देखा गैस के लिए भी। नेचर का तो क्या आया, सेम आया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक आया। और प्रेशर के लिए क्या आया, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी घट रही है। सॉरी, क्योंकि ये क्या होता है, एक जो थर्मिक होता है। ओके, कैसा होता है ये, एक जो थर्मिक। तो क्लियर होगा आई थिंक। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा हमने, केज के बारे में, है ना। केज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी है। याद रखिएगा इसको, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के कुछ और एप्लीकेशन है, उसको वो थ्योरी पार्ट है, बस उसको मैं बता देता हूँ और उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, तो हेनरी लॉ के ये कुछ एप्लीकेशन है, जैसा पहले लिखा हुआ जो मैंने बताया भी था कि अगर जो हमें सॉलिबिलिटी बढ़ानी है CO2 गैस की सॉफ्ट ड्रिंक में, तो हम क्या करते हैं, सोडा वाटर ये सब जो पीते हैं हम लोग, कोका कोला वगैरह, पेप्सी वगैरह, तो हाई प्रेशर में पड़ते हैं ना। जैसे हमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रही थी, सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी। दूसरा, अगर जो स्कूबा डाइवर्स जो पानी के अंदर डाइव करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गिल तो है नहीं, वो सुमन गिल नहीं, फेफड़ा वाला गिल, है ना, जो मछलियों के पास होता है, हाँ, जल परियों के पास। ठीक है, तो वो तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर में गैस भर के ले जाते हैं। अब सपोज उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, है ना, नाइट्रोजन गैस हुआ, तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा, हमारे एयर के थ्रू, मतलब इन्हेलेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा। और ब्लड में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अंडर वाटर, है ना, प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आपने पढ़ा होगा, रो GH वाला कंसेप्ट, है ना। जितना ज़्यादा हाइट अंडर वाटर जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर। और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 70% के आसपास होता है, मोर देन 70% होता है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए, अच्छा, इसको होने से क्या होगा, एक बीमारी होती है, बीमारी कहने का मतलब घुटनों में दर्द होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। बेंड्स क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जब गैस डिजॉल्व हो जाएगा हमारे लिक्विड फॉर्म में, कहाँ पे, ब्लड्स में, तो ये हमारे कैपिलरी को क्या करता है, ब्लॉक। ठीक है, और ब्लॉक कैसे करता है, जब हम बाहर आएंगे कहाँ से, स्कूबा डाइविंग करके सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर काफ़ी लो, और प्रेशर लो हो गया तो प्रेशर लो होने के कारण क्या हो जाएगा, बताओ, सॉलिबिलिटी कम। सॉलिबिलिटी कम होगी तो वेपर फॉर्म में ये बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो ये बबल्स बनाएंगे, और बबल्स बनने से क्या होता है, रिकेट्स का, सॉरी रिकेट्स बोल रहा हूँ, बेंड्स होता है, जिसके कारण हमारे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और ये डेंजरस होता है। और बबल्स का बनना हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आप किसी ने ऐसा देखा होगा,
जो खास करके मेडिसिन वाले होंगे उन्होंने देखा होगा कि क्या होता है कि अगर जो एयर बबल रह जाए किसमें, सिरिंज में, है ना, इंट्रावेनस जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है पेशेंट को। या कभी आपने ऐसा फील किया होगा। तो आप लोग जब भी देखे होंगे सिरिंज में हमेशा क्या करते हैं डॉक्टर लोग, पहले उसको ऐसा हल्का हल्का टिल्ट करके पुश करते हुए देखा हुआ है ना, ऐसा क्या करते हैं उसमें, ऐसा हाथ से उसको स्ट्रक करते हैं ना, जिससे क्या हो, जो भी एयर बबल हो उससे बाहर आ जाए, और थोड़ा सा लिक्विड उसमें पहले थ्रो करते हैं, है ना, तभी जाके क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो सिलेंडर ले जाते हैं गैस भर के, उसमें 11.7% हीलियम मिला देते हैं, 56.2% ही नाइट्रोजन रखते हैं, और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसको 32 कर देते हैं। ओके, बढ़ा देते हैं, जिसका क्या हो, बेंड्स ना हो, यानी पेनफुल हमारे लिए ना हो, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हमारे ब्लड में ना घुल पाए। ओके, दूसरा क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम, ठीक है, ग्राउंड लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर क्या है, कम। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो प्रेशर है वो किसके कारण होता है, एटमोसफेयर में एयर के कारण, और एयर का अमाउंट क्या होता है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वो कम होते जाते हैं ना, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारा क्या है, स्पेस, वो वैक्यूम है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो प्रेशर भी नहीं है। ओके, तो प्रेशर कम होने के कारण जो हमारे सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, कम। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, हमें कैसा फील होता है हाई एल्टीट्यूड पे, बताओ कैसा फील होगा, ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी ज़्यादा वीक फील करोगे, है ना, क्योंकि एनर्जी का यही है सोर्स, एनर्जी बनाने का सोर्स, ठीक है। और अगर जो एनर्जी कम हुआ तो अच्छे से हम सोच नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और हम क्या हो सकते हैं, बेहोश होने लगते हैं। कई बार हमारे नाक से क्या आ जाता है, ब्लड फेंकने लगता है ना। और इस वाले कंडीशन जहाँ पे हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, तो इस वाले कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। तो याद रखना दो नाम, एक तो बेंड्स और दूसरा एनोक्सिया। एक हाई प्रेशर के कारण होता है बेंड्स, और लो प्रेशर के कारण क्या होता है, लो प्रेशर के कारण एनोक्सिया। ओके, तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, अच्छे से समझ लो। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, घट जाता है ना। जब हीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, और जब गैस को लिक्विड में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना। तो जब भी कंडेंस होगा तो लिक्विड गैस क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, ऑब्वियस है हर एक केस में। कोई ऐसा केस होगा जिसमें आपको ज़बरदस्ती ऐसा बना के पूछे, घुमा के, आपको घुमाने के लिए, तो वही फिर फंडा लगेगा एक्ज़ोथर्मिक और इंडोथर्मिक वाला। ऐसे हमेशा डिजोल्यूशन क्या होगा गैस का, क्योंकि गैस के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और लिक्विड के पास कम, तो लिक्विड में जब भी आएगा गैस तो वो हमेशा एक्ज़ोथर्मिक होगा, यानी हीट को रिलीज करेगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद इसका एक और छोटा सा एकदम टॉपिक बचा है जो आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, किससे, हेनरी लॉ एज अ फंक्शन ऑफ, या एज अ यूज ऑफ किससे, रॉल्स लॉ, क्योंकि रॉल्स हमने नहीं पढ़ा इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आज का ये सब्जेक्ट क्लियर होगा आपके लिए, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। ओके, और कोई डाउट है तो डाउट्स यहाँ पे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और कोई सजेशन है तो आप उसको दे सकते हो। ओके, थैंक यू।